हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वास्तव के अवनमन तथा आदर्श व अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे। हम अपना पहला टॉपिक लेते हैं ठोस पदार्थों का द्रव्यमय विलयन तथा उसका वास्तव। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई सी ठोस आवासशील पदार्थ को किसी द्रव में घोला जाता है तो उसका वास्तव थोड़ा सा कम हो जाता है। इसको हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक बर्तन में शुद्ध विलायक है। यहाँ विलायक के पार्टिकल दिखाए हमने, जल विलायक पानी मान सकते हैं। मान लेते हैं बर्तन में जल भरा है हमने, तो जो पानी के अणु है, नीले अणु, ये सतह से धीरे धीरे वाष्प बन के ऊपर को जा रहे हैं। तो जब इनमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा वाष्पन और संघनन में, तो उस अवस्था में ये जो द्रव की वाष्प है ये सतह पर थोड़ा दाब लगाएगी, तो वही क्या कहलाएगा, द्रव का वाष्प। तो पहले घटक का वाष्प P1 आ गया। क्योंकि यहाँ पर पानी शुद्ध है तो शुद्ध के लिए हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, तो हमारा आ गया P01। अब हम क्या करते हैं, इसमें कोई ठोस अवाष्पशील चीज बोल देते हैं। ये नमक अवाष्पशील होता है, तो नमक की तरह हमने कोई ऐसी चीज बोल दी जो अवाष्पशील, जो वाष्पशील ना हो या जो अवाष्पशील हो। तो उस कंडीशन में हम इस चित्र को देख सकते हैं कि यहाँ नीला वाला विलायक है और हरा वाला हमारा जो ग्रीन कलर से दिखाए हैं वो क्या है, अवाष्पशील विलय है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो द्रव की सतह होती है इसका 50% भाग हरे वाले घेर लेते हैं, 50% ब्लू वाले घेर लेते हैं, यानी आधे भाग में विलय आ जाता है, आधे भाग में विलायक आ जाता है। लेकिन विलय हमारा अवाष्पशील है, तो विलय तो ऊपर जा नहीं सकता। यहाँ इस कंडीशन में केवल ये जो विलायक है यही ऊपर को जाएगा। तो यहाँ पर तो जो विलायक है वो सभी स्थानों पर था, तो इसलिए विलायक के वाष्पन की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, इसलिए यहाँ ज्यादा अणु इकट्ठे हुए। जबकि यहाँ आधा भाग विलय ने घेर लिया और विलय तो अवाष्पशील है, तो जो विलायक है केवल सतह के आधे भाग से ही वाष्पित होगा, तो इसलिए यहाँ पर वाष्पन कम होगा, जिससे यहाँ पर वाष्पदाब भी कम हो जाएगा। इस वाष्पदाब को हम P1 से दिखा देंगे। यहाँ पर ये प्योर नहीं है, यहाँ पर विलय पदार्थ खुला है, तो यहाँ पर आपको नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप डायग्राम से क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा P01 ज्यादा है और P1 हमारा कम है। तो ये ज्यादा होता है, ये कम होता है, तो नियम क्या बन जाता है हमारा कि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब हमेशा ज्यादा होता है। जैसे कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ घोला जाता है तो उसके वाष्पदाब में कुछ कमी आ जाती है। क्यों आ जाती है कमी? क्योंकि जो अवाष्पशील विलय है वो सतह का आधा भाग खुद घेर लेता है, तो विलायक को वाष्पित होने के लिए कम जगह मिलेगी, तो कम वाष्पित होंगे, जिससे यहाँ वाष्पदाब भी थोड़ा कम हो जाएगा। इसको आप आसानी से राउल्ट के नियम से भी समझ सकते हैं। राउल्ट का नियम हम जानते हैं कि क्या होता है, P1 = P01 x1। अब x1 + x2 1 होता है, यानी किसी भी चीज का मोल अंश जो होता है वो हमेशा 1 से कम आता है। मोल अंश की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और नॉर्मल कंडीशन में हमेशा 1 से कम आएगा। अब किसी भी नंबर को आप 1 से कम चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो जो ये फल मिलेगा हमको, ये क्या आ जाएगा, उससे भी कम आ जाएगा। तो यहाँ पर जो P1 मिलेगा हमको, ये P01 से कम आ जाता है, ये कम मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जो x1 है हमारा वो क्या होता है, <1। तो x1 1 से कम होगा तो P1 हमारा कम हो जाएगा, P01 ज्यादा हो जाएगा। अब इसका मतलब शुद्ध द्रव का वाष्पदाब, इसका मतलब विलयन का वाष्पदाब। तो विलयन का वाष्पदाब हमेशा कम होता है, शुद्ध विलायक का हमेशा ज्यादा होता है। तो नियम क्या बना कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ घोला जाता है तो उसके वाष्पदाब में सदैव कमी हो जाती है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन। पहले लेते हैं आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जो विलयन के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जैसे राउल्ट लॉ हमने पढ़ा था, उसका पूरी तरह पालन करते हैं, चाहे कोई सी भी कंडीशन क्यों ना हो। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन माने जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का 100% पालन करें। तो इस आदर्श विलयन में क्या क्या गुण होने चाहिए कि अगर हमने दो चीजों को मिला रहे हैं तो ना तो ऊष्मा बाहर आनी चाहिए ना अंदर आनी चाहिए, यानी एंथैल्पी विभेदन शून्य होना चाहिए। डेल्टा H 0 हो जाना माने ऊष्मा ना तो अवशोषित होनी चाहिए ना ही उत्सर्जित होनी चाहिए। दूसरा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी अगर हम दो द्रवों को मिला रहे हैं तो जो टोटल आयतन है वो घटकों के आयतनों के योग के ही बराबर होना चाहिए। और तीसरा जो गुण होता है वो होता है कि अंतर्निहित आकर्षण बलों में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो डेल्टा F है वो 0 होना चाहिए, यानी जो फोर्सेस हैं वो सेम रहने चाहिए। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर आप दो लिक्विड को मिला रहे हो, सपोज ये हमारे पास A द्रव, इस द्रव को हमने A नाम दे दिया और इसमें हम मिला दे रहे हैं B द्रव। इस बर्तन में जो हमने द्रव भरा है उसको B नाम दे दिया। तो यहाँ पर जो फोर्सेस काम कर रहे होंगे उनको हम A करके दिखा सकते हैं, ये A फोर्सेस हैं, A और A के बीच बॉन्ड बनता है। और यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहे होंगे उनको हम B नाम दे देते हैं। तो यहाँ जो अंतर्निहित बल काम करेगा वो B और B के बीच करेगा।
बी को अगर हम थोड़ा सा फिलअप कर दें तो बी को हमने इस तरह से दिखा दिया। अब जब इनको मिलाया हमने तो एक नया सॉल्यूशन ए बी बन गया। तो उसमें जो बॉन्ड बनेंगे वो किसके बीच बनेंगे, ए और बी के बीच बनेंगे। तो ए और बी के बीच ये जो बल बन रहे हैं उसको हम ए बी करके दिखा सकते हैं। तो अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होगा तो ये जो ए बी होगा वो उतना ही होगा जितना ए या बी बी होगा, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ये अलग अणु है, ये अलग अणु है, तो इनके बीच की बॉन्डिंग जो ए के बीच की बॉन्डिंग है उससे कोई डिफरेंट होनी चाहिए। तो व्यवहार में जो हम विलियन यूज करते हैं उसमें जो ए बी बॉन्ड होता है यानी जो नया बॉन्ड होता है वो पुराने बॉन्डिंग से कुछ भिन्न हो जाता है, लेकिन अगर वो आइडियल होता है तो बॉन्ड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये 3 गुण है उसके कि दो विलियनों को मिलाने पर कोई एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और अंतरणिक आकर्षण बल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी जो ए बी बॉन्ड है वो ए और बी बी बॉन्ड के जितना ही प्रबल होना चाहिए। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं पाया जाता क्योंकि व्यवहार में जो विलियन होते हैं वो इससे विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो वैसे तो आइडियल सॉल्यूशन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जैसे आपने आइडियल गैस में पढ़ी थी कि आइडियल गैस कोई सी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम लगभग हीलियम, नियॉन, आर्गन इनको लगभग आइडियल मान लेते हैं। तो ऐसी विलियनों में भी होता है कि विलियन कोई भी विलियन ऐसा नहीं होता जो पूरी तरह इनका पालन करे, लेकिन फिर भी हम कुछ विलियनों को आइडियल के तुल्य मान लेते हैं। वो हमारे कौन से होते हैं, बेंजीन और उसका सजातीय श्रेणी का अगला सदस्य। बेंजीन के बाद क्या आएगा, टॉल्यूइन। तो बेंजीन और टॉल्यूइन, या तो ये बोल सकते हैं या इसके कुछ और एग्जांपल देना चाहें तो हेक्सेन और हेप्टेन, ये सब एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। ये 6 कार्बन वाला, ये 7 कार्बन वाला। तो बेंजीन, टॉल्यूइन, हेक्सेन, हेप्टेन ये सब लगभग आइडियल सॉल्यूशन माने जा सकते हैं, हालांकि ये भी पूरी तरह आइडियल नहीं होते हैं। इसके बाद आते हैं इनका ग्राफ द्वारा निरूपण, कि अगर हमने इनको ग्राफ द्वारा दिखाना है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको 2 चीजें मिलानी है। तो सपोज हमने द्रव 1 में द्रव 2 मिलाया, तो द्रव 1 के लिए राउल्ट नियम लगाएंगे तो P1 इक्वल टू P01x1 और 2 के लिए लगाएंगे तो P2 इक्वल टू P02x2। अब इसका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने ग्राफ बनाना है। तो सपोज हमने यहाँ पर एक ग्राफ पेपर प्लॉट कर दिया, तो इसमें 2 अक्ष हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। मान लेते हैं एक्स अक्ष में हमने मोल अंश दिखाए हैं और वाई अक्ष में वाष्प का दाब दिखाया है। तो पहले हम इस पहले फॉर्मूले को लेते हैं P1 इक्वल टू P01x1। अब इस ग्राफ पे हमने एक्स अक्ष में मोल अंश दिखाए हैं, तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि जो पहला वाला घटक है इसका जो मोल अंश है सबसे कम है। सबसे कम कितना हो सकता है, 0। और इस पॉइंट के लिए मान लेते हैं कि जो पहले वाला घटक है उसका मोल अंश सबसे ज़्यादा है। मोल अंश की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। तो यहाँ x1 0 मान लिया हमने, यहाँ x1 1 मान लिया। अगर यहाँ x1 0 है तो यहाँ x2 कितना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि x1 प्लस x2 1 होता है। तो x2 निकालने के लिए 1 में से x1 माइनस कर देते हैं। 1 माइनस 0 1, दोनों का योग 1 आना चाहिए। 0 प्लस 1 1, ऐसे यहाँ भी योग 1 होना चाहिए। तो यहाँ अगर x1 1 होगा तो हमारा जो x2 है वो 0 हो जाएगा, ताकि टोटल योग 1 हो जाए। मूल अंशों का योग सदैव 1 होता है। तो यहाँ x1 0, x2 1 और यहाँ x1 1 तो x2 0। अब पहले इस फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अगर आप x1 0 रख दें इस पॉइंट के लिए, तो x7 अगर यहाँ 0 रख दें तो हमारा P1 भी क्या हो जाएगा, 0। और इस पॉइंट के लिए अगर x1 1 रख दें, यहाँ 1 रख दें, तो ये P1 क्या हो जाएगा हमारा, P01। P01 मतलब शुद्ध विलायक यानी मैक्सिमम। शुद्ध विलायक का सबसे ज़्यादा होता है, कोई विलेय पदार्थ गुनने पर कम हो जाता है। तो P01 का मतलब है मैक्सिमम दाब। तो मैक्सिमम दाब पहले वाले घटक के लिए कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर। और मिनिमम पहले वाले के लिए कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर। तो पहला वाला द्रव के लिए वक्र यहाँ से शुरू होगा, इस पॉइंट से शुरू होगा, और कहाँ पर खत्म होगा, वो यहाँ पर है। यहाँ पर x1 1 है तो यहाँ पर पहले वाले का दाब ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमको कहीं P01 दिखाना है इस अक्ष पर, तो यहाँ कहीं पर भी आपकी मर्जी है, कहीं पर भी एक पॉइंट हम P01 करके दिखा देंगे, जो एक पहले वाले घटक के अधिकतम दाब को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर पहले वाले का दाब 0 है, तो यहाँ पर पहले वाले का दाब सबसे ज़्यादा है। तो अगर इन दो लाइनों को हम मिला दें तो यह पहले वाले द्रव के लिए Px ग्राफ आ जाता है। अब इसी ग्राफ को, ये पहले द्रव के लिए आ गया, अब इसी ग्राफ को हम दूसरे के लिए खींचते हैं। तो दूसरे के लिए x2 कितना है, 1। इस पॉइंट पर यहाँ पर x2 1 है, तो एक बार x2 1 रख देंगे तो हमारा P2 कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 1 रख देंगे तो P2 P02 आ जाएगा। P02 माने मैक्सिमम। और एक बार x2 0 रख देंगे इस पॉइंट के लिए, तो x2 0 रखेंगे तो P2 भी कितना आ जाएगा हमारा, 0। तो उसका मतलब इस पॉइंट पे दूसरे वाले का वाजदार सबसे
ज़्यादा होगा। तो दूसरे वाले के उस अधिकतम वाजदाब को हम यहाँ कहीं दिखा देंगे, जहाँ भी मर्जी आ रही है आप यहाँ पर एक पॉइंट P02 दिखा सकते हो, यानी यहाँ पर जो दूसरा घटक है उसका वाजदाब सबसे ज़्यादा है। और इस पॉइंट पे क्या होगा, x2 0 है, उसका मतलब यहाँ पर P2 भी कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ P2 0, यहाँ P2 सबसे ज़्यादा है। तो इन दोनों पॉइंटों को अगर हम मिला दें, इस तरह से अगर हमने मिला दिया, तो ये दूसरे घटक के लिए हमारा Px ग्राफ आ जाएगा। अब हमारा जो P टोटल होता है वो किसके बराबर होता है, P1 प्लस P2 के बराबर। तो अगर इन दोनों के शीर्षों को हम मिला दें, इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये किसको व्यक्त करेगी, टोटल दाब को, यानी मिश्रण के दाब को, पी टोटल को। तो इस तरह से आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमको 3 वक्र मिल जाते हैं। पहले वाले के लिए इस तरह से ग्राफ मिलेगा, दूसरे वाले के लिए इस तरह से, और जो टोटल है उनके लिए आपने दोनों के शीर्षों को मिला देना है। तो इसी को एक बार हम और देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने वाजदाब दिखाया है, यहाँ पर मूलांश दिखाए हैं, यहाँ x1 0 तो x2 1, यहाँ x1 0 तो x2 1, यहाँ भी मूलांशों का योग 1, यहाँ भी मूलांशों का योग 1। तो इस फॉर्मूले में एक बार हमने x1 1 रख देना है, एक बार 0। तो यहाँ x1 1 रखेंगे तो P0 सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ 0 रखेंगे तो P1 सबसे कम हो जाएगा। तो इन दोनों को ज्वाइन किया हमने, तो पहले वाले द्रव के लिए Px ग्राफ आ गया। ऐसे दूसरे वाले के लिए भी यहाँ हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, एक बार x2 1 रख दिया, एक बार 0 रख दिया, तो एक बार P2 P0 2 आ जाएगा, एक बार P2 0 आ जाएगा। यहाँ P2 कितना होगा, 0, और यहाँ P2 कितना होगा, P0 2। तो इनको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो दूसरे वाले के लिए Px ग्राफ आ गया। इन दोनों के शीर्षों को अगर हम मिला दें तो मिश्रण का कुल दाब आ जाएगा Pt = P1 प्लस P2। तो ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमारे Px ग्राफ हो गए। अब जो आइडियल नहीं होंगे उनके लिए ग्राफ या तो इनसे ऊपर को आ जाते हैं या इनसे नीचे को आ जाते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। अब इनका एक उल्टा ले लेते हैं। यहाँ हमने आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, अब आते हैं अनादर्श विलयन, क्योंकि जो व्यवहारिक विलयन होते हैं हमारे, उनमें से ज़्यादातर आदर्श नहीं होते हैं। तो अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, जो राउट के नियम का पूरी तरह पालन ना करें, तो उनका अनआइडियल सॉल्यूशन बोल देते हैं। अब राउट के नियम में क्या होता है, P1 बराबर P01 x1, यहाँ बराबर की जगह हमने क्या लगा लेना है, नॉट इक्वल टू। P1 नॉट इक्वल टू P01 x1 और P2 नॉट इक्वल टू P02 x2। यहाँ नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हुआ कि यहाँ राउट के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इनके क्या क्या गुण हो जाएंगे, जो वहाँ हमने गुण पढ़े थे उनको उल्टा कर देना है। वहाँ हमने पढ़ा था डेल्टा H 0, डेल्टा V 0, डेल्टा F 0, यहाँ सब में बीच में नॉट इक्वल टू का साइन लगा देना है आपने। तो ये इनके प्रॉपर्टीज होगी। अब आते हैं इनके लिए इनके प्रकार। तो जो अनादर्श विलयन होते हैं वो राउट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो विचलन भी 2 टाइप का हो सकता है, एक पॉजिटिव विचलन और एक नेगेटिव विचलन। तो पहले हम ऐसे विलयन लेते हैं जो राउट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाते हैं। तो राउट का नियम होता क्या है कि P1 बराबर P01 x1, तो यहाँ बीच में बराबर का साइन आता है। अब जहाँ धनात्मक का मतलब ज़्यादा, पॉजिटिव मतलब ज़्यादा, तो धनात्मक विचलन का मतलब हो गया कि यहाँ जो पहले घटक का आंशिक वाजदा होगा वो जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा होगा। P1 किसके बराबर होना चाहिए था, P01 x1, तो यहाँ बराबर का साइन ना आगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P1 ग्रेटर देन P01 x1। ऐसे दूसरे घटक के लिए बन जाएगा P2 ग्रेटर देन P02 x2। तो ये धनात्मक विचलन के लिए राउट का नियम इस रूप में काम करता है, यानी यहाँ पे जो घटकों के आंशिक वाजदाब हैं उनके प्रेक्षित मान से भी ज़्यादा हो जाते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि यहाँ वाजदाब बढ़ जाता है, जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ जो बीच का फोर्स है, यहाँ वाजदाब जो P है वो बढ़ जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो बीच का फोर्स है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब फोर्स कम होगा तभी वाजदाब बढ़ेगा। अगर आपने द्रव में, अगर एक बर्तन में 2 द्रव भरे हैं आपने, तो ये सतह वाले अणु हैं वो ऊपर को जाते हैं वाष्प बन के, और जो बाकी नीचे वाले अणु हैं इनको अपनी ओर को खींच रहे हैं। तो अगर ये कम खींचेंगे, इनका ऊपर जाना आसान हो जाएगा, उसका मतलब वाजदाब बढ़ जाएगा। तो वाजदाब बढ़ने के लिए ये जो 2 अणु के बीच लगने वाला ये जो फोर्स है ये थोड़ा सा क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो नए जो बॉन्ड बनते हैं, जैसे यहाँ 2 द्रवों को हम मिला रहे हैं, ए में बी मिला रहे हैं, हमें अनादर्श विलयन बनाने के लिए हमने ए द्रव में बी द्रव मिलाया। तो यहाँ ए बॉन्ड था, यहाँ बी भी बॉन्ड था, जैसे ए में बी मिलाया तो नया बॉन्ड बन गया, इसमें कौन सा, ए बी। तो ये जो नया बॉन्ड है ये थोड़ा वीक होगा पुराने बॉन्डों से, ए बॉन्ड या बी बॉन्ड से
जो नए बॉन्ड है वो थोड़े वीक होंगे, तो फोर्स कम होने से क्या होगा, द्रव का ऊपर जाना थोड़ा आसान हो जाएगा। ऊपर ज़्यादा जाएंगे तो यहाँ पर प्रेशर भी क्या करेंगे, थोड़ा ज़्यादा क्रिएट करेंगे, तो यहाँ वाष्प बढ़ जाता है, क्योंकि जो नए अंतरणिक बल हैं वो पुराने बलों से थोड़े से क्षीण हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब इनका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसके लिए हम पहले आइडियल का पीएक्स ग्राफ लेते हैं। जो डॉट डॉट वाला है ये हम पढ़ चुके हैं, ये जो डॉट डॉट वाले हैं ये आइडियल के लिए आते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है कि धनात्मक विचलन हो रहा है, यानी जो P1 है वो ज़्यादा हो जा रहा है, तो पहले वाले के लिए ग्राफ आना चाहिए, लेकिन आ जाता है ऐसा है। यहाँ जो ये येलो कलर के वक्र हैं ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों के लिए खींचे गए। तो पहले वाले के लिए वक्र इस तरह से मिल गया। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए वक्र आता है ऐसा, लेकिन यहाँ धनात्मक विचलन हो रहा है तो थोड़ा ज़्यादा आएगा दाब, ज़्यादा आएगा तो हम ऐसे ऊपर को खींच देंगे, तो ये दूसरे वाले का टक्का आ गया। ऐसी PT आना चाहिए था ऐसा, लेकिन जो PT हमारा कैसा आ जाएगा वो थोड़ा इनसे ज़्यादा आएगा, जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा आएगा। तो उन्हीं ग्राफों को जो आइडियल के लिए हमने खींचे थे उनको ऊपर ऊपर से खींचो, तो इससे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले द्रव्य विलयनों के लिए ग्राफ मिल जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पलों की बात की जाए तो इसके कुछ एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे एथिल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन या एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो इसकी अगर व्याख्या करें हमें, तो हम इसकी व्याख्या करेंगे कि एथेनॉल साइक्लोहेक्सेन के साथ जब मिश्रित किया जाता है तो किस प्रकार पॉजिटिव विचलन शो करता है। तो इसका क्या कारण है कि एथेनॉल का फॉर्मूला हम जानते हैं कि क्या होता है, C2H5OH, यहाँ फंक्शन ग्रुप OH होता है। तो यहाँ ये ऑक्सीजन से जुड़ी हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन से जुड़ी हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भाग लेती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एथेनॉल में जो एथेनॉल के अणु हैं उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। एथिल अल्कोहल या एथेनॉल होता है C2H5OH। तो ये C2H5OH का पहला मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है। तो जब बर्तन में आपने एथेनॉल दिया है तो उनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, तो ये डॉटेड लाइन इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम इसमें जैसे दूसरा विलयन मिलाया हमने साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H12। तो जब ये मिलाया जाता है तो जो साइक्लोहेक्सेन है इसके साथ मिश्रित हो जाएगा। विलयन बनने में क्या होता है, दो पदार्थों का समांगी मिश्रण बन जाता है। तो जैसे इसमें साइक्लोहेक्सेन मिलाते हैं तो वो क्या करता है, इनके बीच में आने की कोशिश करता है। उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, बीच के हाइड्रोजन बॉन्डों को तोड़ना पड़ेगा। तो जैसे इसमें साइक्लोहेक्सेन मिलाया जाता है तो एथेनॉल के मध्य कार्य करने वाले हाइड्रोजन बॉन्डों को या तो वीक कर देता है, क्षीण कर देता है, या बिल्कुल पूरी तरह से तोड़ देता है और यहाँ खुद आ जाएगा। तो इससे इनका मिश्रण बन जाएगा, इनका विलयन बन जाएगा। तो जब हमने एथेनॉल में साइक्लोहेक्सेन का विलयन मिलाया, अब सपोज ये बर्तन में ऐसे रखे हैं हमने, तो जैसे साइक्लोहेक्सेन मिलाएंगे तो इनके बीच के बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे। अब बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए तो उसका मतलब इनका ऊपर जाना, थोड़ा पलायन करना इनका आसान हो जाएगा। पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण कम प्लान कर रहे थे, अब जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड इनके वीक हो गए, टूट गए, तो इनका प्लान करना आसान हो गया। तो ऊपर अगर ये ज़्यादा जाएंगे तो उसका मतलब प्रेशर भी क्या हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इनके ऊपर जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाने से जो वेपर प्रेशर है वो भी मैक्सिमम हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बढ़ जाना माने धनात्मक विचलन प्रदर्शित करना। तो यही कारण है कि एथेनॉल में साइक्लोहेक्सेन मिलाने पर जो विलयन प्राप्त होता है वो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इसी का हम सेकंड पार्ट लेते हैं, नेगेटिव विचलन जो शो करते हैं। तो जो नेगेटिव विचलन शो करेंगे उसमें जो दाब है वो जितना होना चाहिए उससे कम हो जाएगा। राउल्ट का नियम होता है P1 = P0(1)(x1). तो यहाँ P1 ज़्यादा होने के बजाय थोड़ा कम हो जाता है, P1 < P0(1)(x1), P2 < P02(x2). ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बीच के बॉन्ड होंगे वो थोड़े पावरफुल हो जाएंगे, वहाँ वीक हो जा रहे थे तो यहाँ पावरफुल हो जाएंगे। यहाँ पर जो नया बॉन्ड बनता है AB, ये नया बॉन्ड है, जब द्रव A में B मिलाया तो नया बॉन्ड बना AB, वो थोड़ा प्रबल हो जाता है। अगर बॉन्ड प्रबल होंगे तो उसको वाष्प अवस्था में जाने नहीं देंगे, तो द्रव के वाष्पन की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, जिससे उसका वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ आया था उससे नीचे को ग्राफ खींच देंगे। आइडियल के लिए डॉटेड आया है तो यहाँ जो पीले वक्र हैं हमारे वो ऊपर से के बजाय थोड़ा सा नीचे की ओर से खींचने पड़ेंगे हमको। तो नीचे को वक्रों का चले जाना, उसका मतलब दाब का कम हो जाना। इसके कुछ एग्जाम्पलों की बात करें तो एग्जाम्पल इसके क्लोरोफॉर्म या एसीटोन ले सकते हैं, या क्लोरोफॉर्म के साथ ईथर अगर मिला दें तो ये राउल्ट के नियम से नेगेटिव विचलन शो करने लगते हैं।
इसका कारण जानना चाहेंगे ऐसा क्यों होता है। तो एसीटोन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो एसीटोन होता है CH3COCH3। तो ये जो एसीटोन होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती है। वहाँ तो एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था, लेकिन जो एसीटोन होता है इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो O है वो हाइड्रोजन से जुड़ा नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन किसी ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ा होना चाहिए, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन वगैरह से। तो यहाँ ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है, इस कारण हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो अगर एक बर्तन में आपने एसीटोन का अणु भरा है, एसीटोन दिया है, तो उसमें बीच में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। लेकिन जैसे ही उसमें दूसरा द्रव हम क्लोरोफॉर्म मिला देते हैं, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लग जाती है। तो एसीटोन CH3COCH3 में कार्बनिक समूह को हम बाहर दिखाएं तो ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COCH3। यहाँ ऑक्सीजन हमने बाहर दिखा दिया, वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, O नेगेटिव। इसमें क्लोरोफॉर्म है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो हाइड्रोजन भाग लेगा। तो हम H को अगर पहले लिख दें तो क्लोरोफॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं CHCl3। H हमने थोड़ा लेफ्ट की ओर कर दिया, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो इसका जो प्लस सिरा है इसके माइनस सिरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन द्वारा किसी ऋण विद्युतीय तत्व जो O है उसके साथ बनाया गया बंदी क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध। तो अगर आपने एक बर्तन में एसीटोन दिया और उसमें थोड़ी सी मात्रा में क्लोरोफॉर्म मिला दिया, तो होता क्या है कि जो एसीटोन का मॉलिक्यूल है वो क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, यानी एक प्रबल बंध बन जा रहा है। तो अगर ये आपस में जुड़ गए तो इनका ऊपर जाना कठिन हो जाएगा, इनका वाष्पित होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये प्लायन नहीं करेंगे, तो या बहुत कम प्लायन करेंगे। अगर कम प्लायन करेंगे तो यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होगा वो भी क्या होगा, काफी कम होगा। प्रेशर कम हो जाना माने राउल्ट के नियम से नेगेटिव विचलन शो करना। तो इसलिए यहाँ पर राउल्ट के नियम से नेगेटिव विचलन शो करते हैं। वहां तो क्या हो रहा था कि एथेनॉल में पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड थे, तो जैसे हमने साइक्लोहेक्सेन मिलाया था बीच के बॉन्ड टूट जा रहे थे, जबकि यहाँ पे एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं। जब उसमें क्लोरोफॉर्म मिलाया जाता है तो इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। तो इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाने से इनका प्लायन करना थोड़ा कठिन हो जाता है। प्लायन करना कठिन हो जाएगा, उसका मतलब वाष्प कम बनेगी, वाष्प कम बनेगी उसका मतलब वाष्प का दाब भी कम हो जाएगा। तो इसलिए एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ मिलकर राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं स्थिर क्वाथी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्थिर माने कांस्टेंट और क्वाथी माने क्वथनांक। क्वथनांक माने उबलने वाला पॉइंट, जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो स्थिर क्वाथी किसे कहते हैं, ऐसे द्रव मिश्रण, अगर हम दो द्रवों को मिला दें तो ऐसे द्रव मिश्रण जो स्थिर माने कांस्टेंट, क्वाथी माने ताप पर उबले, क्वथनांक। तो ऐसे द्रव मिश्रण जो स्थिर ताप पर उबले वो क्या कहलाते हैं, स्थिर क्वाथी। तो इसका रीजन क्या होता है स्थिर ताप पर उबलने का, क्योंकि इनका द्रव वाष्प अवस्था में जो संगठन होता है वो समान होता है। तो अगर हम एक बर्तन लें उसमें हमने दो वाष्पशील द्रव मिला दिए, पहला और दूसरा, उनके एक विशेष अनुपात में मिला दिया, तो ये भी वाष्पित होगा, ये भी वाष्पित होगा, दोनों की वाष्प ऊपर को जाएगी। तो अब यहाँ पे जो वाष्प इकट्ठा हो रही है तो इसमें भी 1-2 की मात्रा वही है जो लिक्विड स्टेट में थी। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब जिस दर से पहला वाला वाष्पित हो रहा हो उसी दर से दूसरा वाला भी वाष्पित हो रहा हो। तो तब हम कहेंगे कि उनका क्या बन जाता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण बन जाता है। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होता है कि जो दोनों द्रव होता है उनका जो लिक्विड स्टेट में संगठन होता है वही गैसीय स्टेट में ही होता है। तो ऐसे द्रव मिश्रण जिनका द्रव वाष्प अवस्था में संगठन समान हो, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो स्थिर ताप पर उबले, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी। अब ये जो स्थिर क्वाथी होते हैं दो टाइप के होते हैं, न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी और अधिकतम। न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी में जो द्रव मिश्रण का क्वथनांक है न्यूनतम यानी कम हो जाता है। बीपी कम हो जा रहा है उसका मतलब वाष्प दाब बढ़ जा रहा होगा, तो वाष्प दाब बढ़ने को क्या बोलते हैं, धनात्मक विचलन। तो ये कौन से विलयन आते हैं इसके अंतर्गत, जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। इसका अगर हम एक एग्जांपल लें तो इसमें हम एथेनॉल और जल का मिश्रण ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको प्रेशर संगठन याद रखना पड़ेगा कि अगर हमने 95% एथेनॉल ले लिया और उसमें 5% जल मिला दिया, तो अगर हम एथेनॉल में जल मिला दें तो इनसे जो मिक्सचर बनता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एथेनॉल से भी कम हो जाता है और जल से भी कम हो जाता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी। दूसरा होते हैं अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी। तो अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ पर वाष्प दाब थोड़ा कम हो जाएगा, यानी ये राउल्ट के नियम से
ऋणात्मक विषम प्रदर्शित करने वाले द्रव विलयन होते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ एथेनॉल की जगह नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं। अगर हमने 68% सांद्रता का नाइट्रिक एसिड ले लिया, नाइट्रिक एसिड माने HNO3, और 100 - 68 यानी 32, उसमें 32% जल हो मान लो, तो इनका जो मिक्सचर है ये अधिकतम क्वथनांकी स्थिरघाती हो जाता है। इसका क्या मतलब आ गया, अगर हमने 68% नाइट्रिक एसिड में 32% जल मिला के एक मिश्रण बनाया, तो ये जो मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो जल के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा होगा और नाइट्रिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ द्रव मिश्रण का जो क्वथनांक होता है वो दोनों घटकों के क्वथनांकों से ज़्यादा हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अधिकतम क्वथनांकी स्थिरघाती।